Hello dear students, in this video let us take one more important subtopic, conservative forces क्या होते हैं and non-conservative forces क्या होते हैं. So बच्चों, you will consider it properly. In this video we are going to explain, आज हम understand करेंगे, I am going to explain you about conservative forces and non-conservative forces. This is an important question, it may be asked in the examination, from the examination point of view. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी मूड एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन सच ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली हियर. आई एम एक्सप्लेन अगेन. इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन against a force, what the work done against a force, if that work done, amount of work done, it depends only on the initial and final position of the body moved. वो जिस बॉडी को मूव करते हैं उसके इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करेगा, एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन उन सच फोर्सेस को बोलते हैं, सच फोर्सेस कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी फोर्सेस हैं, ये एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस के. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी. वो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी मूव्ड. जिस बॉडी को मूव करते हैं हम, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी होता है अगेंस्ट द फोर्स, दैट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. सो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द इनिशियल. इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी मूड, जिस बॉडी को मूव करते हैं हम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन सच ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. इसमें एग्जांपल हम आते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एग्जांपल आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. सो बच्चों, आप जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब हम कंजर्वेटिव, लेट अस नाउ प्रूव दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. हम प्रूव करेंगे. जैसे एग्जांपल में हमने देखा, इसका एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फोर्स. सो लेट अस प्रूव दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, वी विल प्रूव दैट. फॉर दैट वी विल रेफर टू द फिगर को हम रेफर करेंगे. सो कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m. यहाँ एक बॉडी को हम करेंगे ऑफ मास m विच इज रेज्ड टू हाइट h वर्टिकली. एक बॉडी, वी विल कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m विच इज रेज्ड टू ए हाइट वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. देन द वर्क डन जो बाय द बॉडी इज mgh. वो यहाँ पर वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम ग्राउंड, सरफेस ऑफ द ग्राउंड टू द हाइट h, द वर्क डन इन केस विल बी mgh. Now let the body is raised to the same height h along the path as shown in the figure B. वो ये फिगर A है और ये फिगर B है. इस यहाँ पर जो बॉडी ने वर्क किया इन रेजिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h, इज दैट द वर्क डन बाय द बॉडी इज गोइंग टू बी mgh. आपको ये याद रखना है. दिस इज फिगर A. बट इफ वी कंसिडर फिगर B हियर, दिस इज फिगर A, दिस इज फिगर B. लेट द सेम बॉडी ऑफ मास m B is raised to the height h, but through this by using this path. go जो यहाँ पर हमने बॉडी को रेज किया फ्रॉम टू द वर्टिकल हाइट h in the figure A, and the work done is by the body is given by mgh. But in the figure second, we are raising the body A from position A to the position B by following a path like this. This path we are following. So now let the body is raised to the same height along the path as shown in the figure B.
तो फिगर बी में आप कंसंट्रेट करो बच्चों। सो वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, फिर ई टू एफ एंड फाइनली टू एफ टू ओ। सो ये हम फाइंड करेंगे अलग अलग, स्टेप वाइज करेंगे। वो बॉडी को हम रेज कर रहे हैं, पहले हम ए टू बी रेज करेंगे, फिर हम W1 वर्क डन W1 निकालेंगे, दैट इज गिवन बाय यहाँ से यहाँ तक हाइट H1 है। गो द वर्क डन इन रेज टू रेज द बॉडी फ्रॉम पोजीशन A to B, दैट इज गिवन बाय W1 इज इक्वल टू M मास ऑफ द बॉडी, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट इज द H1 इज द हाइट। गो mgh1। अब हम B पर पहुँचे। नाउ वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम B to C। जब B to C वर्क डन होगा तो यहाँ पर जो हाइट है 0 है। वो B to C जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पाथ है, कोई वर्टिकल हाइट नहीं है। वो यहाँ पर H0 है। वो जब बॉडी को मूव करते हैं फ्रॉम B to C, यहाँ पर हाइट नहीं है, हाइट 0 है। सो वर्क डन यहाँ पर इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B to C इज गिवन बाय W2 दैट इज गिवन बाय mgh, बट h is 0 बनेगा mg इंटू 0 गो 0। गो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B to C is 0, W2 that is 0। नाउ अब C to D हम रेज करेंगे बॉडी को। वर्क डन इन टू रेज द बॉडी फ्रॉम C to D दैट इज W3, और यहाँ पर हाइट आएगा H2। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है दैट इज गिवन बाय H2 and that work done will be given in moving the body from C to D, that will be given by W3 is called mgh2। सो ये तीसरा केस है। Now again from work done in moving the body from D to E, again यहाँ पर हाइट 0 है, and then work done from in moving the body from D to E, यहाँ पर H0 है बिकॉज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल हाइट नहीं है। H0 यहाँ पर जब बॉडी को फ्रॉम पॉइंट D to E को मूव करते हैं हम, यहाँ पर अगेन H0 है। जैसे यहाँ पर H0 था इसलिए यहाँ पर भी H0 है। एंड वर्क डन W4 दैट इज mg इंटू 0 बिकॉज हाइट इज 0। W4 वर्क डन इन दिस केस इज फ्रॉम बाय द बॉडी फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम D to E दैट इज 0। नाउ D to E पर मूव करने के बाद अब हम करेंगे बॉडी को मूव फ्रॉम E to F। तो यहाँ पर हाइट आता है, तो इस हाइट को हम लिखते हैं H3। एंड इन वाइल मूविंग द बॉडी फ्रॉम E to F द वर्क डन W5 दैट विल बी गिवन बाय mgh3, दिस इज हाइट H3। वो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम E to F, वो यहाँ पर हाइट H3 है, वर्क डन W5 रिप्रेजेंट करता है। Go in the work done in moving the body from E to F will be given by W5 is equal to mgh3 because height is H3. So that is written by W5 is equal to mgh3. The work done in to raise the body from E to F. Similarly, the work done by the body from F to O, from F to G. Work done in moving the body from F to G. अगेन यहाँ पर हाइट 0 है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट 0 है, हाइट नहीं है बॉडी का, वो यहाँ H0 आएगा। सो द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम F to G विल बी गिवन बाय W6 इज इक्वल टू mg इंटू 0, वो भी 0। गो वर्क डन W6 इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट F to G दैट इज गिवन बाय W6 इज इक्वल टू 0। वो W6 इज इक्वल टू mg 0 बनेगा 0। द वर्क डन इन टू मूव द बॉडी फ्रॉम F to G, एज आपने फिगर में देखा, क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वहाँ पर वर्टिकल हाइट नहीं है। सो हाइट 0 है। सो W6 बराबर है mg इंटू 0, तो 0 है। सो नाउ वी विल टोटल वर्क डन इन इज गिवन बाय। सो ये सारा जो टोटल वर्क डन हमने निकाला W1, W2, W3, W4, W5, W6 गेट टोटल वर्क डन बाय द बॉडी। The total work done by the body in figure B, W1 from A to B, W2 from B to C, W3 from C to D, W4 from D to E, W5 from E to F, W6 from F to G। ये सारा ये बॉडी को यहाँ से मूव करने पे फाइनल पोजीशन G पर आ गया।
तो इसको रेज करने के लिए हम ये सारे जो वर्क डन बाय द बॉडी है इसका सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, एंड दैट इज गिवन बाय total work done by is given by W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 plus W6, and that is given by W is equal to W1 work done है mgh1, W2 है 0 जो अभी हमने निकाला, यहाँ पर W1 mgh1 है क्योंकि h1 हाइट है, W2 है 0, W3 है mgh2 प्लस आएगा W3 के बजाय mgh2, W4 अगेन 0 है क्योंकि W4 जो वर्ग वो यहाँ पर हाइट 0 है तो W4 0 है, W5 mgh3 है, W5 mgh3 है, वर्क डन टू रेज बॉडी फ्रॉम E to F, W5 mgh3, एंड लास्ट में W6 वहाँ पर हाइट 0 है, फ्रॉम F to G, फ्रॉम मूविंग द बॉडी फ्रॉम F to G, दैट इज गिवन बाय W6, दैट इज 0, हाइट 0 है. So the total work done will be given by mgh1 W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 plus W6. यहाँ पर W2 0 है, W4 0 है, W6 0 है, because these are horizontal distances, because the height involved नहीं है, height is 0, so ये 0 बन गए. So total work done by the body in moving from the position to raise the height h is given by W is equal to mh1 plus mh2 mgh1 plus mgh2 plus mgh3. यहाँ पर mg कॉमन निकालेंगे सबों में, तो अंदर क्या रहा h1 plus h2 plus h3, so W निकला mgh, where h1 plus h2 plus h3 is represented by h, total height is represented by h, because we are moving the body from we are moving the body to raising the body to a height h, so total height is represented by h, go h1 plus h2 plus h3 is h, go total work done by the body is mgh. So यहाँ पर the total work done, total height h1 plus h2 plus h3, go total height जो body को raise किया हमने, that is h. So total work done by the body in moving from earth surface to the height h, that is given by W is equal to mgh. वो यहाँ से हमें यहाँ से प्रूव किया हमने कि ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. सो यहाँ हमने प्रूव किया कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके लिए हमने एक बॉडी मास कंसिडर किया ऑफ बॉडी ऑफ मास m रेज्ड टू ए हाइट h vertically upwards from the surface of the earth, and the work done is mgh. So बच्चों, this shows that the work done on the body against the gravitational force is independent of the path followed and only depends on the initial and final positions of the body. So हमने कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया. कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी. जब बॉडी वर्क डन करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी, that is independent of the path followed and only depends on the initial and final positions of the body. So W is equal to mgh. जो एक्सप्रेशन हमने निकाला उससे हमें ये पता चला कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, द वर्क डन, दिस शोज दैट वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जब भी वर्क डन होता है अगेंस्ट बाय द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. जो हमने इस बॉडी का देखा फिगर ए में और फिगर बी, उसमें हमने ये देखा कि जो वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. किस पाथ से बॉडी रेज हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. बॉडी की इनिशियल पोजिशन क्या रहेगी, फाइनेंशियल पोजिशन की क्या रहेगी, वही होता है. सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. और यहाँ पर हमने एग्जांपल हमने प्रूव किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. उसके लिए हमने फिगर ए और फिगर बी हमने बॉडी को कंसिडर किया, दोनों में एक्सप्लेन किया. टू रेज द बॉडी फ्रॉम हाइट एच टू ए हाइट एच, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट एच. सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करेंगे हम. इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी मूव्ड बट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के उल्टा है. कंजर्वेटिव फोर्स के डिफरेंस के रेसिप्रोकल है, उल्टा है. यहाँ पर क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या डिफाइन करते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी मूव्ड. एक बॉडी को जब हम मूव करते हैं
दो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो बॉडी करेगी अगेंस्ट ए फोर्स दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। वो वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी मूव, जिस बॉडी को मूव करते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जो बॉडी पाथ फॉलो करती है उसी पर डिपेंड करती है। वो ये कंजर्वेटिव फोर्स के विपरीत है, उल्टा है, कंजर्वेटिव फोर्स के उल्टा है। यहाँ पर जो वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल एनी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। वाइल अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स does not depend on the initial and final position of the body moved, but depends on the path followed by the body। जो path body follow करती है उसी पर डिपेंड है, not on the initial and final position of the body। then the force is called non conservative force। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, तो इट इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So बच्चों, we will continue the videos. I hope you will understand in a better way. You repeat the videos 1 or 2 times and consult your subject material. You will be able to clear the concept in a better way. Thank you very much.